आर्गुमेंट ये है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में शेड्यूल कास्ट को दो चीजों का सैंक्शन हुआ, वैसे तीन चीजों का सैंक्शन हुआ। पहला हुआ है कि उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए, दूसरा हुआ है उनको सर्विसेज में रिजर्वेशन होगा, और तीसरा हुआ है अनटचेबिलिटी कराने की जाए। ये होने के बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने फर्स्ट शेड्यूल में, उसके फर्स्ट शेड्यूल में शेड्यूल कास्ट का डेफिनेशन दिया। उसके तहत मैजिस्ट्री इन काउंसिल, मतलब किंग इन काउंसिल, उस समय एडवर्ड VIII नाम के जो राजा, वो 7-8 महीने ही राजा रहे, क्योंकि एक लड़की से शादी करने के लिए डाइवर्सिटी, उसके साथ शादी करने के लिए नियम टूट गया तो उनको एब्डिकेट कर दिया। वो जब राजा थे उस समय पार्लियामेंट में, यूके पार्लियामेंट ने एक ऑर्डर बनाया, ऑर्डर में वो सारे जातियों के नाम थे, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर जो है फर्स्ट ऑर्डर, और वो जो है 20 अप्रैल, आई थिंक 18-20 अप्रैल 1936 को वो लागू हुआ। ठीक है, कौन फॉर्मर अनटचेबल है, किसके साथ अनटचेबिलिटी होती है, उसकी एक लिस्ट बन गई। तो ये मतलब संविधान लिखे जाने से पहले का सेटल्ड इशू है। यस, तो बाद में हम लोगों ने संविधान बनाना शुरू किया। जब संविधान बन रहा था तो बहुत सारी कमेटियां उसमें थी। एक तो एडवाइजरी कमेटी थी, फंडामेंटल राइट्स की कमेटी थी, 7-8 सारी कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी में लाया होगा। बाबा साहब भी शायद लगभग बहुत सारे कमेटी में थे, पटेल बहुत सारे कमेटी में, नेहरू तो बहुत सारे कमेटी में। उस कमेटी ने ये निर्णय लिया कि माइनॉरिटीज को आरक्षण दिया जाएगा। माइनॉरिटी का मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं अभी की तरह से, रिलीजियस सब मैं बताता हूँ आपको। 3 कैटेगरीज जिनका परसेंटेज इस देश में 0.5% है, ऐसी माइनॉरिटी, जैसे पारसी एक माइनॉरिटी है, 0.5% है उसका आरक्षण, और परसेंटेज पॉपुलेशन, उसको ग्रुप A में डाला, एंग्लो इंडियंस पारसी। ग्रुप बी में उस माइनॉरिटी को डाला जिनका 1 से 1.5% आरक्षण है, 1.5%, जिनकी पॉपुलेशन है, सॉरी जिनका पॉपुलेशन 1.5% है, उनको ग्रुप बी में डाला, उसमें जो है सिख थी। और तीसरे इसमें जिनका 1.5% से ज्यादा लोग हैं सी कैटेगरी में, उसमें मुस्लिम्स और शेड्यूल कास्ट थे। शेड्यूल कास्ट मतलब उसमें 7 नंबर की कैटेगरी थी, ग्रुप सी में 2 लोग थे, बट ओवरऑल 7 नंबर की कैटेगरी थी। उसको लेकर माइनॉरिटी सब कमेटी जो है उसमें वोटिंग हुआ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए भी वोटिंग हुआ, और सर्विसेज में रिजर्वेशन के लिए भी वोटिंग हुआ। सर्विसेज में जो रिजर्वेशन के लिए वोटिंग हुआ उसमें बहुत पेक्यूलियर चीज है। वो पेक्यूलियर चीज ये है कि आपको ऐसी ही जो भरी जा रही है सर्विसेज में नौकरियां, उसमें भी आरक्षण मिलेगा, उसके ऊपर अलग से वोटिंग हुई। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से नौकरियां भरी जा रही है, जैसे यूपीएससी थ्रू, एमपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस पीएससी के थ्रू, उसमें भी आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके ऊपर वोटिंग हुआ। अच्छा, और उसमें वोटिंग हुआ और शेड्यूल कास्ट को वहां वोटिंग दिया गया, और वो जो है 11-6 से 6 लोग डिसेंट किए, 11 लोग जीते, 2/3 लोग जीते। ये आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ये मैंने आज कहा, और उसकी वजह से आरक्षण मिला। अब ये जब आर्टिकल बनी तो पहला जब ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स ने, उसमें ये आर्टिकल थी, उसका नंबर था 226। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने अगस्त 48 के दरमियान में वो एक सेकेंड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस ड्राफ्ट में ये आर्टिकल बनी 296, 296। वही 335 हुआ, बाद में वो 335 हुआ, जब संविधान बना तो 335 हुआ। तो सारा जो डिबेट है वो 296 के ऊपर है। डिबेट तो सेकेंड बाबा साहब ने जो ड्राफ्ट बनाया उसके बाद में डिबेट्स हुए हैं बहुत सारे, तो उसके ऊपर डिबेट है। उसमें फिर हुआ क्या कि ये मुस्लिम्स लोग, सिख्स लोग और बाकी लोग, पारसी ने छोड़ दिया था आरक्षण, ये लोग भी गए और कहा आप सरदार पटेल को कि हमको कोई आरक्षण नहीं चाहिए, कोई आरक्षण नहीं चाहिए। तो सरदार पटेल बहुत खुश हो गए और उन्होंने वो रिजोल्यूशन वहां पे पास कर दिया।
और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक लेटर भेजा विद रिकमेंडेशन कि इन लोगों ने सारा आरक्षण छोड़ दिया है, इसीलिए जो 338 में जो माइनॉरिटी शब्द है उसको सुटेबली अमेंड किया जाए। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब मैटर आया इसके ऊपर डिबेट करने के लिए, तो डिबेट होते हुए समय सिख लोग खड़े हो गए और सिखों ने ये कहा और मुस्लिम्स ने ये कहा कि हम लोग पॉलिटिकल रिजर्वेशन छोड़े हैं, हम लोग तो सर्विसेज का रिजर्वेशन छोड़ा नहीं है। तो सरदार पटेल ने पहली बार बहुत लंबा भाषण किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और उसमें उन्होंने सिखों को, पर्टिकुलरली सरदार हुकुम सिंह को बहुत हार्श वर्ड में उन्होंने बोला है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना गुस्से में बोले हैं वो। पढ़िए। और उन्होंने कहा कि आप इस तरह से धोखा मत दीजिए। पहले जब आपने कहा था तो उस पर टिकना पड़ेगा। यदि आपको चाहिए दोबारा तो हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप आकर बताइए कि हम लोग दोबारा चाहते हैं इस चीज को। जब आपने एक बार छोड़ दिया है इस चीज को, तो आप दोबारा क्यों चाहते हैं? और इसको रिस्पॉन्ड किया उन्होंने। फिर रिस्पॉन्ड करने के बाद कुछ लोगों ने इस चीज को रीइंट्रोड्यूस करना चाहा अमेंडमेंट के थ्रू, कि नई जो एससी के साथ में, मतलब जो माइनॉरिटीज का पॉलिटिकल सर्विसेज में रिजर्वेशन है वो दोबारा रखा जाए। उसके लिए जो है उन्होंने अमेंडमेंट लाया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लाई गई है उसको आप स्वीकार करते कि नहीं करते? मतलब सिखों को दोबारा वहां डालना है कि नहीं डालना है, मुसलमानों को वहां दोबारा डालना है कि नहीं डालना है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कहा कि ये डिबेट को रीओपन करो। रीओपन किया और सिखों को और मुसलमानों को खारिज कर दिया। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन उन्होंने पहले ही छोड़ा था। फिर इन्होंने जो है सर्विसेज का रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने खारिज किया। तो अब रिजर्वेशन लेने वाली कोई कम्युनिटी बची नहीं, इसलिए माइनॉरिटी वर्ड को हटाकर शेड्यूल्ड कास्ट लिखा गया। तो इसलिए जब आप शेड्यूल्ड कास्ट को लिखा गया तो इसलिए 335 आपको दिखाता है कि शेड्यूल्ड कास्ट को ये रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन डिबेट हुआ है, मैं कोर्ट को बताया अभी कि दिस वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजर्वेशन। तो ये जब बातचीत हुई तो हम लोग देख रहे थे कि 16(4) में क्या है, 16(4) में क्या है। सब लोग तो सुप्रीम कोर्ट तो कहता है 16(4) में आरक्षण। बाबा साहब कहते हैं कि 35 में 335 में मिला, और बाबा साहब अपने भाषणों में भी बोल चुके हैं कि हमें माइनॉरिटी की वजह से आरक्षण मिला है। बाबा साहब ने खुद बताया है। अब उनके बाद जब जो भी लोग जानना चाहते हैं वो लोग बाबा साहब को पढ़े, मुझे आइडिया वहीं से आई है। तो 14(4) जब इंट्रोड्यूस हुआ वो जो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें नहीं था। जब फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें नहीं था। जब सेकेंड ड्राफ्ट जो बाबा साहब ने बनाया उस समय तक नहीं था। तो बाबा साहब अम्बेडकर के थ्रू या बाकी हमारे महापुरुषों के थ्रू जो हमें आरक्षण मिला, वो तो बाबा साहब ने संविधान का दूसरा ढांचा बनाया, उसके पहले ही सेटल हो चुका था। इसको भी बोलना चाहिए। तो दूसरे ढांचे के बाद में जो 16(4) आया उसमें हमारा आरक्षण कैसे रह सकता है? नहीं, देखिए जब 16(4) था ही नहीं तब ये सेटल था, तब हमारा आरक्षण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मंजूर हो चुका था। तो जब वो आरक्षण मंजूर हो चुका था 16(4) होने के पहले ही, और दूसरा ड्राफ्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया उसमें 16(4) आया, तो सपोज बाबा साहब अम्बेडकर दूसरा ड्राफ्ट नहीं लाते और पहले ड्राफ्ट को स्वीकार कर लेते तो क्या हमारा आरक्षण नहीं होता? ये डॉक्टर अरविंद कुमार का कहना है, ये वाला वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट। उन्होंने मुझे बोला, फिर ये हमारी डिबेट हुई उनके साथ में, तो उन्होंने कहा कि फिर क्या उनको आरक्षण नहीं होता? पहला ड्राफ्ट स्वीकार कर लेते तो ये आरक्षण बहुत पुराना आरक्षण है और 1936 से आरक्षण चल रहा है। ठीक है, अब जब मुझे आप बताइए कि जब 1935 के एक्ट में शेड्यूल कास्ट ऑलरेडी बोला है और शेड्यूल कास्ट के भरोसे पे जो है 1950 वाली कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है, वो बैकवर्ड क्लासेस क्यों बनेंगे? सही बात, वो बैकवर्ड क्लासेस क्यों बनेंगे? तो उसके दो कारण हैं। मैं डिबेट को कंटिन्यू रखता हूँ लेकिन एक इम्पोर्टेंट कारण बता रहा हूँ
कि शेड्यूल कास्ट को 16(4) में लाने की वजह से 50% का सीलिंग हो जाता है। तो ओबीसी के लिए 27% से ऊपर आरक्षण दे दिया जा सकता है। लिखा भी रहे ना, मतलब कि 16(4) और 16(5) वगैरह से टोटल जो 16(4) में जो आरक्षण है वो ओबीसी का आरक्षण है। उसको यदि 15% और एसटी का 7.5% 22% कर दिया जाता है तो 22% वहां से निकाल दोगे तो ओबीसी दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पिछले 75 सालों से कोशिश कर रहा है, इसमें ये कोशिश कर रहा है कि इनका आरक्षण 16(4) में ही रखा जाए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मतलब संविधान में कुछ और बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बदल दिया। तो आप कहते हैं कि सरकार संविधान बदलती है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान बदला और आपको पता तक नहीं, यू नेवर नो अबाउट इट। जब यदि मैं आज कोर्ट में जाके नहीं बोलता है तो परहैप्स कोई नहीं जानता इस चीज को। और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब बैकवर्ड वर्ड आया तो वो आर्टिकल सबसे पहले ड्राफ्ट आर्टिकल में 12 नंबर का आर्टिकल था, लेकिन उसमें बैकवर्ड वर्ड नहीं था। उसमें था एनी क्लास ऑफ सिटीजन्स, समझा? एनी क्लास ऑफ सिटीजन्स। बाबा साहब ने जब लाया, क्योंकि ओबीसी के लिए 340 का तो उन्होंने प्रावधान था, उनको लगा कि एससी का आरक्षण सेटल्ड हो चुका है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं है, कहीं ना कहीं प्रोविजन करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने बैकवर्ड वर्ड डाला। अब इसको लेकर जब दोबारा फिर ये जो है बाबा साहब ने जब ये बनाया तो उसका नंबर था 10 क्लास 3। तो 10 क्लास 3 के ऊपर जब डिबेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सारे लोग मेंबर बोले अरे आरक्षण तो एससी को तो दे चुके हैं, अब ये कहाँ बैकवर्ड लेके आ गए। और इस वर्ड को लेकर बहुत कंफ्यूजन। तो प्रेसिडेंट साहब ने पूछा राजेंद्र प्रसाद ने कि ये आर्टिकल को दोबारा खोल दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन है कि वो बैकवर्ड वर्ड कैसे आया। बैकवर्ड वर्ड तो कोई बोल ही नहीं रहा है। तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर डिबेट होना जरूरी है कि बैकवर्ड क्यों आया। हम लोगों ने परमिशन ही नहीं दिया है बैकवर्ड का, ये अम्बेडकर कहाँ से लेकर आ गए। तो उसको लेकर फिर ये डिबेट को खोला गया दोबारा। ये क्योंकि शेड्यूल कास्ट का पहले शेड्यूल था, तो ये जो दोनों को जब मिला देते हैं तो सारी प्रॉब्लम वहां से खड़ी हो जाती है। तो ये जब और इसलिए कह रहे हैं कि अब ये बैकवर्डनेस के बेसिस पे हम बाइफरकेट करेंगे, क्योंकि वो मान रहे हैं कि वो इनएक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, बैकवर्डनेस है, क्वांटिफिकेबल डेटा है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नागराज केस को भी रिविजिट करना चाहिए। एब्सोल्युटली इंदिरा साहनी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, नागराज को पीएस की सारी जजमेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और एससी का जो आरक्षण है वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, उसमें शाल लिखा हुआ है, उसमें शाल है। और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है 16(4) में, क्योंकि उस समय सहमति नहीं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो डिस्क्रिशनरी है। उसकी लैंग्वेज उसी तरह की दे सकता है, क्योंकि लिस्ट बनी नहीं थी, लिस्ट नहीं बनी थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर सेकेंड ड्राफ्ट में क्या किया है कि जब एससी की लिस्ट तो संविधान में लगने वाली थी, राइट, तो उन्होंने पहली जब लिस्ट बनी, पहला जो संविधान बना, तो वो लिस्ट संविधान में थी वही। उसका जो है शेड्यूल 10 था, शेड्यूल 10 में वो लिस्ट थी, लंबी हो, बड़ा संविधान हो गया था इस चक्कर में। और शेड्यूल ट्राइब की भी लिस्ट बाद में क्या किया बाबा साहब ने कि जब उन्होंने 296 लिखा दोबारा, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा, एक आर्टिकल है, आई थिंक 303 आर्टिकल है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 303 आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि एससी मतलब वो लोग जिनको 1936 में जो शेड्यूल बना था उसमें जो जातियां है वो लोग, और शेड्यूल ट्राइब मतलब वो लोग जिनकी जातियां 8 शेड्यूल में दी गई है, शेड्यूल 8 में दी हो। ये सेकेंड ड्राफ्ट की बात बता रहा हूँ। फिर बैकवर्ड वर्ड के ऊपर बाबा साहब ने भाषण किया। तो उस समय बाबा साहब के भाषण के पहले चंद्रिका राम बिहार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, उन्होंने फिर बैकवर्ड वर्ड का एक्सप्लेन किया। बैकवर्ड वर्ड को उन्होंने एक्सप्लेन किया और कहा कि बैकवर्ड वर्ड वो है
जो 3 वर्गों के नीचे और हरिजन के ऊपर, हरिजन वर्ड इस्तेमाल किया है करके बोल रहा हूँ। बिहार वाले सारे हरिजन कहते हैं उस समय, तो उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे फ्रेंड डॉक्टर अम्बेडकर ने ये जो लाया है, ये जो 3 वर्गों के नीचे और हरिजन के ऊपर जो है वो लोग हैं, ये चंद्रिका प्रसाद ने बोला है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर बहुत बड़ा बवाल हो गया इसको लेकर, तो बहुत इंटरप्रिटेशन हो गया बैकवर्ड वर्ड को, क्योंकि तुम बैकवर्ड क्या है डिफाइन नहीं कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बाबा साहब ने जवाब ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट और देश के अन्य कोर्ट में कोई इंटरप्रिटेशन से जो केसेस के ऊपर केसेस होते हैं, इसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि हम केस सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई शब्द ना डालें, होने दीजिए जजमेंट, केसेस होने दीजिए, क्या दिक्कत है। ये बाबा साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस इसीलिए ताकि आप सबको ना दे सके, किसी को भी उठा के आप नहीं दे सकते। मुझे लगता है वकील साहब ये काफी इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है और इसका इम्पैक्ट भी उम्मीद है कि होगा। तो बहुत बहुत आपको शुक्रिया कि आपने एक तरह से समाज की आवाज उठाई और शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को जो डिस्प्यूट में डालने की कोशिश है उसको आपने रोकने के बहुत सीरियस आपको बताता हूँ। ये सब मैं जब कर रहा था तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि हम तो फिर तो पूरे सारे जजमेंट ही बदलने पड़ेंगे। तो मैंने कहा बदलो, मैंने कहा जो ट्रूथ है वो ट्रूथ ये है। और दूसरी बात मैंने कहा कि ट्रूथ को यहाँ पे तुम रीराइट नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में बैठ के यही ट्रूथ है करके, दिस इज द ट्रूथ आई सेड। ये हमारा कोर्ट में हुआ है। बहुत अच्छा रहा और आपकी बात उन्होंने सुनी, सारा कुछ सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स होप कि जजेस इस पर विचार करेंगे, फैसला तो उनको जो देना है वो दें, ठीक है, लेकिन कम से कम बात चली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।